नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं प्रमोद त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। रात के 9:15 बजे सेशन का समय हो गया है। रात के 9:15 बजे आप सभी लोगों के लिए टीजीटी, पीजीटी और एचटीएट की परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिसेशन लेके मैं उपस्थित हो जाता हूं। आज भी उपस्थित हो गया हूं। तो दोस्तों, जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार। और अब हम लोग जो है बिना कोई विलंब किए सीधे सेशन की शुरुआत करेंगे और आज के सेशन के पहले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि कम से कम समय में आप सभी लोग तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही एक बार आप लोगों को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही हो तो एक बार तेजी से कमेंट करके बता दीजिए। आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न को मैं एडजस्ट कर देता हूँ जिससे आपको पढ़ने में असुविधा बिल्कुल भी ना हो। चलें, तो आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। सेशन का पहला प्रश्न दिया है कि किसने इस विचार को व्यक्त किया है, समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है। आप लोगों को उत्तर करना है तेजी से, जितनी तेजी से संभव हो सके उत्तर करना शुरू कर दीजिए आप सभी लोग। चलेंगे, प्लेटो, अरस्तु, हीगेल और हॉब्स में से किसी एक को चुनना है। जितने सारे लोग इसमें व्याख्या कोई नहीं करूंगा दोस्तों, जहां पे बहुत जरूरी होगा, कोई प्रश्न नहीं समझ में आएगा तब करूंगा, क्योंकि इन सभी प्रश्नों की व्याख्या कई बार मैं आप लोगों के लिए कर चुका हूं। तो तेजी से प्रश्नों को देखेंगे बस। चलिए, तो जो लोग इसमें अरस्तु महोदय की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अरस्तु महोदय ने जो है दोस्तों समानता को अप्राकृतिक और अवांछनीय बताया था। दास्ता को इन्होंने जो है दोस्तों दास्ता का समर्थन किया था। तो इस अर्थ में आपका उत्तर जो होगा वो दूसरे विकल्प के लिए, बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है। प्रश्न को फिर से मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं। चलेंगे, तो प्रश्न को ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और उत्तर करने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? भारतीय संविधान की विशेषताओं के आधार पर आप लोगों को उत्तर करना है। जी, प्रश्न भी एडजस्ट मैंने किया नहीं, उसके पहले आप लोग जो है वो उत्तर देना शुरू कर देते हैं। सुनील वर्मा जी का उत्तर जो है, बिना प्रश्न को पढ़े आप लोग इतना तेजी से उत्तर कैसे कर देते हैं? चलिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? पहला, संशोधन की बहुल प्रक्रिया है। राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है। दूसरा, अगला दिया हुआ है, कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं। और चौथा आपको दिया है, संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठकें। तो आप लोग तेजी से इसमें से उत्तर करने का प्रयास करेंगे। कौन सा विकल्प आपका जो होगा इस प्रश्न में सही हो जाएगा? चले भैया, चलें, तो जो लोग इसमें बात कर रहे हैं संशोधन की बहुल प्रक्रिया, बिल्कुल संविधान संशोधन में जो है दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 368 368 के तहत जो है आपको संशोधन की बहुल प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। साथ ही जो है दोस्तों राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल जो है दोस्तों किसी भी राज्य को भारत के संविधान में संशोधन करने की पहल करने का अधिकार नहीं है। संशोधन की पहल जो है दोस्तों वो संसद के द्वारा ही की जा सकती है, किसी राज्य के द्वारा नहीं। तो आपका पहला और दूसरा सही हो जाएगा। कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा ही पारित किए जाते हैं। कोई भी भारत में संविधान संशोधन राज्य विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जाता है। संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए सदनों की संयुक्त बैठक होती है। जी नहीं, संविधान संशोधन वाले विधेयक के लिए जो है दोस्तों संयुक्त बैठक का आह्वान नहीं होता है। तो आप लोग इसमें से यदि क और ख को सही मान रहे हैं तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल दूसरे विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग इसमें दूसरे विकल्प की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय है। क्या है विधि पद का अभिप्राय? तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चले, अमन कुमार जी, क्लास जो होती है 9:15 बजे से शुरू होती है। थोड़ा 2-4-5 मिनट आगे पीछे हो जाता है, तो लेकिन टाइमिंग जो है वो 9:15 बजे की है। चलें, विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि शब्द का अर्थ आप लोगों को बताना है। मानव स्थापित विधि, प्राकृतिक विधि, संविधान के अभिसमय या सामान्य विधि। तेजी से उत्तर करेंगे, कई बार करा चुका हूं इस प्रश्न को। तो जो लोग इस प्रश्न में जो है दोस्तों ए विकल्प का चुनाव करेंगे, मानव स्थापित विधि, चूंकि मानव के द्वारा ही जो है वो सारे नियम कानून बनाए गए हैं। तो जो आपके संविधान में विधि के शासन की बात की गई है उसमें विधि शब्द का जो प्रयोग होता है या विधि शब्द जो है दोस्तों आपके मानव स्थापित विधि के द्वारा है। हम लोग प्राकृतिक नियमों को
या दैवी नियमों को नहीं, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नियमों को स्वीकार करते हैं। तो आपका उत्तर जो होगा इसमें ए विकल्प के लिए या पहले विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, निम्न में से किसमें राज्यों की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं आप लोगों को? अच्छा जी, आनंद जी बिल्कुल। आनंद जी आपने काफी दूरी बना रखी है हमसे, क्या बात है? निम्न में से किसमें राज्यों के ऐतिहासिक राज्यों की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? चारों में से किसी एक को आप लोगों को चुनना है, जो सबसे उपयुक्त विकल्प आपको लगता हो उसका चुनाव करिएगा। क्या नहीं चल रहा राकेश जी? चलिए, तो जो लोग इसमें रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना को जो है दोस्तों ऐतिहासिक उत्पत्ति के सिद्धांत का कारक मानते हैं या आपके ऐतिहासिक उत्पत्ति के सिद्धांत के विकास के रूप में इसको देखते हैं, उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना के माध्यम से आपके ऐतिहासिक सिद्धांत की उत्पत्ति होती है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं। साथ ही इसमें परंपराएं और प्रथाएं भी जो है वो शामिल होती हैं। चलिए, अगला प्रश्न दिया है, स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने या आनंद लेने योग्य है। स्वतंत्रता का यह विचार किसका है? आप लोगों को तेजी से उत्तर करना है। टीएच ग्रीन, कांट, लास्की और मिल, चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलें, स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने या आनंद लेने योग्य है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप सभी लोग इस प्रश्न में ए विकल्प का चुनाव कर रहे हैं, तो जो लोग इसमें ग्रीन का चुनाव कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए विकल्प के साथ जाएंगे। ग्रीन महोदय ने स्वतंत्रता को जो है वो स्वतंत्रता की जो परिभाषा दी है, स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने योग्य आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो आनंद लेने या करने योग्य, करने योग्य कार्य को जो है ये लोग स्वतंत्रता के श्रेणी में ग्रीन महोदय रखते हैं। तो उत्तर आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए जो दिया है, क्या बात है आज प्रश्नों का साइज बहुत गड़बड़ हो रहा है। चलें, अगला प्रश्न दिया है, भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है। आपको विकल्प में दिया है, नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति के उच्च सदन की अध्यक्षता, मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारी का होना, कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी या उत्तरदायित्व। तो आप लोग चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलें, क्या बात है, बहुत तेजी से आप लोगों का उत्तर आज के सेशन के लिए आ रहा है, सभी लोगों का उत्तर। निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है? चलें, तो भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार के सिद्धांतों की यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष जो है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष है। उपराष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता, जी नहीं, उपराष्ट्रपति जो है उच्च सदन की अध्यक्षता नहीं करता है। चलेंगे, अगला दिया है, मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारी का होना, जी बिल्कुल। वास्तविक कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, जो आपके मंत्रिपरिषद का ही भाग होता है। साथ ही बात करेंगे कार्यकारी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होना, जी बिल्कुल। कार्यकारिणी का जो है वो निम्न सदन के प्रति यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। तो आपका जो क, ग और घ विकल्प होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सिर्फ ख विकल्प इसमें आपका गलत होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बताया है, किसने बताया है? विधिक और, आवाज क्लियर नहीं है जी, चेक कर लेता हूँ। मेरी तरफ से तो आवाज एकदम बिल्कुल सही है, आप लोग एक बार अपना चेक कर लीजिए यदि आप लोग ईयरफोन वगैरह यूज कर रहे हैं। अब थोड़ा बहुत यदि कुछ आवाज में डिस्टरबेंस होगा तो बीच में इसको जो है वो सेट नहीं कर सकता मैं, आप ही लोगों का समय बर्बाद होगा। प्रश्न को पढ़िए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिए ध्यान से।
खरखराता तो अखिया नहीं ना खरखराता, लौकता ना प्रश्नवा, तो प्रश्नवा देख के बाबू पढ़ के उत्तर दे द। चलिए, वैदिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बताया है, किसने बताया है भैया? आप लोगों को तेजी से उत्तर करना है। चले, तो जो लोग इसमें ए बी डैश का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसमें तीसरे विकल्प के लिए जाइएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है, मनुष्य के विषय में यह विचार प्रतिपादित किया था, किसने किया था? प्रश्न को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, फिर से कोई बड़ा प्रश्न आएगा तो एडजस्ट कर लेंगे। बाकी आप लोगों के आवाज को भी जो है एक बार अब आप लोगों को क्लियर मिल रही है? एक बार तेजी से कमेंट करके बताइए, आवाज क्लियर मिल रही है या नहीं? अब उम्मीद है कि आप लोगों की आवाज जो होगी वो क्लियर हो गई होगी। आवाज क्लियर है? एक बार तेजी से बताइए। ठीक, आप वाई को, हार्डर और रूसो में से किसी एक को चुनना है। आप लोगों को तेजी से उत्तर करेंगे। ठीक, तो जो लोग इसमें रूसो की बात करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। रूसो महोदय का विचार है कि एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है। मनुष्य के बारे में यह विचार जो है आपके रूसो महोदय ने स्पष्ट किया था। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए यानी चौथे विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित विचारकों में से किस एक ने यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच अंतर बताया है? यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच अंतर किसने स्पष्ट किया था? रूसो, ग्रीन, बोसांख्य और कांट में से किसी एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करिएगा। चलिए ठीक है, चलिए तो कितनी बार बता चुका हूं आप लोगों को यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा में अंतर जो स्पष्ट किया था। सामान्य इच्छा की अवधारणा जो आपके दी है रूसो महोदय ने दी है, यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा में अंतर भी जो है इन्होंने ही स्पष्ट किया है। तो उत्तर आपका जो होगा ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जितने सारे लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं। उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि, क्या है उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण? चारों को पढ़िए, उसमें से किसी एक का चुनाव करिए। चले, मौर्य जी अब सोच रहा हूं कि अब ज्योग्राफी की भी क्लास आप लोगों के इसी सेशन में 2 दिन या 3 दिन ज्योग्राफी की और 3 दिन जो है इसकी क्लास कर दूं। थोड़ा सा मैं भी जो है 356 क्लास करा चुका हूं, इसमें 356-57 क्लास करा चुका हूं। और अब जो है चूंकि परीक्षा इतना ज्यादा डिटेन होते जा रही है आप लोगों की कि मैं भी अब उब गया हूं इससे, तो मैं भी थोड़ा सा मूड चेंज करना चाहता हूं। मैं इस पे विचार कर ही रहा हूं कि रात के सेशन में मैं क्या नया ऐड करूं। तो कुछ ना कुछ ऐड करूंगा, चाहे जीएस ऐड कर दूं। यदि आप लोग जो है पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों के लिए जीएस ऐड कर दूं, जिसमें आप लोगों को सब कुछ मिले, हिस्ट्री भी मिले, ज्योग्राफी भी मिले, पॉलिटी भी मिले, इकोनॉमिक्स भी मिले, करंट अफेयर्स भी मिले। तो कम से कम 2 दिन मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहता हूं, यदि आप लोग इस बात का समर्थन करेंगे। जीएस को लेके कितने सारे लोग जो है समर्थन में है मेरे? अरे पॉलिटिकल साइंस ठीक है, पॉलिटिकल साइंस को छेड़ूंगा नहीं, लेकिन यदि इसमें 2 दिन की मैं बात कर रहा हूं, 2 दिन यदि इसमें जीएस ऐड कर दूं तो आप लोगों को कोई समस्या है? आप लोग जीएस नहीं पढ़ना चाहते? ये बिल्कुल चलेगा, सिर्फ 2 दिन की बात मैं कर रहा हूं। चलिए अमन जी, आपने आज ही ज्वाइन किया है तो आप नियमित रूप से बने रहिए। चलिए इसके बारे में सेशन की लास्ट में आप लोगों से विचार विमर्श करेंगे।
कुछ भी जो भी डिसीजन लेना होगा आप लोगों से बिना विचार विमर्श किए आपके सेशन को छेड़ूंगा नहीं, चाहे एग्जाम आज हो या 4 महीने बाद हो या 6 महीने बाद हो। आप लोगों का ये पॉलिटिकल साइंस का सेशन, आप लोगों से कमिटमेंट मेरा रहा है कि पॉलिटिकल साइंस आप लोगों को मैं कराऊंगा आपके एग्जाम तक, तो एग्जाम तक कराऊंगा, ये इसके लिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। चलिए, उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, यह गुण की जगह संख्या पर अधिक बल देता है, यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है, यह शासनकर्ता कुलीन तंत्र द्वारा जनता के शोषण के खतरे को न्यून बनाता है, यह बहुमत की राय पर निर्भर रहता है। चलें, तो जो लोग इसमें यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है बी विकल्प का चुनाव कर रहे होंगे, उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल, यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है, उत्तर आपका दूसरे विकल्प के लिए या बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है। आप सभी लोग सेशन के लास्ट तक जुड़े रहिएगा, सेशन को बीच में छोड़ के ना जाइएगा। आज जो है वो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आप लोगों से जरूर चर्चा करूंगा। चलिए, निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है। अध्यक्षीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था या एकात्मक व्यवस्था। तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलें, तो जो लोग इसमें संघीय व्यवस्था की बात करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य दो स्तर की सरकार आपको देखने को मिलती है, तो दोहरा शासन जो होगा वो आपको संघीय व्यवस्था में ही देखने को मिलेगा। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है, राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाना, राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना, यथा स्थिति का औचित्य स्थापित करना, क्रांति द्वारा समाज में आमूल परिवर्तन करना। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए 13 नंबर प्रश्न के लिए। चलिए, जी, दो स्तर की सरकार होती है, इसीलिए तो उसमें संघ और राज्य में जो है वो शक्तियों का बंटवारा होता है। चलिए, तो राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करता है ये आपके सामाजिक संविदा का सिद्धांत। जो लोग इसमें बी विकल्प की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इसमें दूसरे विकल्प का चुनाव कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, अनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। अनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है आपको बताना है। अरस्तु, रूसो, मार्क्स और रॉल्स में से किसी एक को चुनिए। चले, तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। अब अनुपातिक समानता का सिद्धांत 14 नंबर प्रश्न के लिए उत्तर आना चाहिए आप सभी लोगों का। तो जो लोग इसमें अरस्तु की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुपातिक समानता का सिद्धांत जो है वो आपके अरस्तु महोदय ने प्रतिपादित किया था। चले, जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किससे संबंधित है। तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। हॉब्स, हिगेल, बेंथम और लास्की में से किसी एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करिए। 15 नंबर प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे। जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, आप लोगों को तेजी से उत्तर करना है। जी, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की अवधारणा जो है वो रॉल्स के द्वारा दी गई है। आप सभी लोग तेजी से उत्तर करेंगे, किसी एक विकल्प का चुनाव कर लीजिए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सी विकल्प के लिए आप लोगों का, सभी लोगों का बेंथम के लिए उत्तर आ रहा है। तो जो लोग बेंथम का चुनाव कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए, तो सी विकल्प के साथ जाएंगे।
अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया? मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान जो है वो कहाँ पे किया गया है? भारत के संविधान में, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1958 में, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975 में, दंड तथा निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1969 में। चलेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे। 1969। मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान। चलिए, तो जो लोग इसमें जन प्रतिनिधि अधिनियम 1958 की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1958 के माध्यम से जो है वो मतदाताओं को पहचान पत्र, यानी जो आप लोगों को निर्वाचन पहचान पत्र दिया जाता है, वो उसकी शुरुआत जो है 1958 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से हुई थी। उत्तर आपका जो होगा दूसरे विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? आपको दिया है अभिजात वर्ग, जंगखोर, जनतंत्रवादी, अराजकतावादी। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? चलें, तो जो लोग इसमें जो है अभिजात वर्ग की बात करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिजात वर्ग के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में जो है दोस्तों फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप पाया जाता है। तो आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, कर देते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों को पढ़िए ध्यान से और किसी एक का चुनाव कर लीजिए। पहला दिया है, राज्य किसी व्यक्ति की विधि के समक्ष समता नहीं नकारेगा। राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जनसंख्या के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा। राज्य ने अस्पृश्यता का अंत कर दिया है और इसका किसी भी रूप में आचरण विधि द्वारा दंडनीय होगा। राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसके संवर्धन करने का प्रयास करेगा। चले, चलिए भैया, तो जितने सारे लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे हैं, राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयत्न करेगा। चलिए, तो आपके जो है दोस्तों आर्टिकल 48A में 48A में जो है दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है। बाकी विधि के समक्ष समानता की बात यदि की गई है तो आप अनुच्छेद 14 में देखेंगे। धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पे जो है विभेद नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 इसकी बात करता है। अस्पृश्यता के अंत की बात अनुच्छेद 17 करता है। तो आपको पता है कि आपके जो है दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक आपके मूल अधिकार का विषय है। उसके बाद से 35 से लेके 51 तक आपको डीपीएसपी के अंतर्गत देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं जिला न्यायालय, राष्ट्रपति, केवल उच्च न्यायालय, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों। रिट जारी करने की शक्ति जो है किसके पास है? तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग।
जी बिल्कुल। तो आप सभी को कल ही मैंने बताया था, रिट जारी करने की जो शक्ति है अनुच्छेद 32 के अनुसार जो है दोस्तों आपके किसको है, सुप्रीम कोर्ट को है। और अनुच्छेद 226 के अनुसार यदि हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट को जो है रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों, जो लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्न में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबद्ध है। सामाजिक संविदा के सिद्धांत से कौन जुड़ा हुआ है। ऑस्टिन, लॉक, जेएस मिल और मार्क्स में से किसी को चुन लीजिए, तेजी से उत्तर करिएगा। तेजी से उत्तर करेंगे। निम्न में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबद्ध है या जुड़ा है। चलिए, तो आप सभी को पता है दोस्तों कि हॉब्स, लॉक और रूसो जो है सामाजिक संविदा सिद्धांत के सबसे प्रमुख विचारकों में देखे जाते हैं। तो आपका उत्तर जो होगा वो लॉक के लिए सही हो जाएगा, जो लोग इसमें लॉक की बात करेंगे। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपको दिया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। आपातकाल का कितने तरह का उल्लेख है भारतीय संविधान के अंतर्गत, किस किस अनुच्छेद में उल्लेख है। तेजी से कमेंट करेंगे आप लोग। 2, 4, 3 और 1 में से किसी एक विकल्प का चुनाव कर लीजिए। चले, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। 21 नंबर प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए भैया, तो यदि आप 3 प्रकार के आपातकाल को आपने पढ़ा होगा तो आपने जो है 3 अनुच्छेद पढ़े होंगे, 352, 356 और 360। 352, 356 और 360 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था जो है आपके भारतीय संविधान के अंतर्गत की गई है। तो जो लोग इसमें 3 का चुनाव कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और आपका जो है दोस्तों वित्तीय आपात। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया हुआ है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है। यह मत था, किसका मत है भैया कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। लॉर्ड एक्टन, टीएच ग्रीन, लास्की और बार्कर में से किसी एक को चुनिए। चले, जी बिल्कुल, सभी लोगों का उत्तर आ गया 352, 356, 360 के लिए। अगले प्रश्न पे आइए, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, किसका विचार है या कौन मानता है। चलें, तो जो लोग इसमें लॉर्ड एक्टन का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड एक्टन महोदय का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। ए विकल्प आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है। समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है भैया। विरोधों का, विशेषाधिकार का, प्रतिस्पर्धा का या सामाजिक वर्गों का। चलिए भैया, तो समानता का मतलब है कि किसी को जो है कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। विशेषाधिकार का अभाव ही जो है दोस्तों समानता कहलाता है। उत्तर आपका जो होगा वो दूसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग इसमें बी विकल्प की यानी विशेषाधिकार की बात कर रहे होंगे, जब समाज में सभी के अधिकार एक जैसे हों, किसी को कोई विशेष अधिकार न दिया गया हो, तो ऐसे समाज को जो है वो समानता रूपी समाज कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है लोकतंत्र में, तानाशाही में, अल्पतंत्र में या अभिजात तंत्र में।
राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी कहाँ पे मिलती है, किस व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तानाशाही व्यवस्था में, अल्पतंत्र में या अभिजाततंत्र में? चारों में से किसी एक का चुनाव करेंगे। चलिए, तो लोकतंत्र में जो है दोस्तों आपकी समानता की, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी होती है। आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा ए विकल्प के लिए। अब्राहम लिंकन की परिभाषा मैंने आप लोगों को कल कराई थी, आप सभी लोगों को याद होगी इनकी परिभाषा। क्या है अब्राहम लिंकन की परिभाषा? लोकतंत्र की परिभाषा क्या दी थी उन्होंने? हालांकि यहाँ पे राजनीतिक समानता की बात की गई है। राजनीतिक समानता का मतलब क्या है? आपको सभी व्यक्तियों को जो है वो मत देने का अधिकार मिले, राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार मिले, और जो है दोस्तों सबको चुनाव लड़ने का अधिकार मिले। तो इसमें जो है दोस्तों ये आपको लोकतंत्र में ही देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? भारत के प्रधानमंत्री को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति को या भारत के उपराष्ट्रपति को? चलिए, अनावश्यक समय बर्बाद ना करिएगा अपना लिख के। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतांत्रिक शासन है। ये आपके अब्राहम लिंकन की परिभाषा थी, कल मैंने आप लोगों को कराया था। जी बिल्कुल। चलिए भैया, तो यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देने की बात पूछी जा रही है। तो अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है वो अध्यक्ष को देता है। दोनों में से कोई भी पूछे तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए है, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने व्यक्त किया था? हीगल ने, रूसो ने, लॉक ने या हॉब्स ने? किसका मानना है ये कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है? चलिए भैया, 26 नंबर प्रश्न के लिए उत्तर करिए। तो दोस्तों हॉब्स का विचार है, आप सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा। जो लोग इसमें बी विकल्प का चुनाव करेंगे उनका सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। तो आप लोग इस प्रश्न में चौथे विकल्प का चुनाव करेंगे, उत्तर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, हाल के वर्षों में अधिकांश संघीय देशों में क्या हुआ है भैया? केंद्र बहुत शक्तिशाली बन गया है, इकाइयां बहुत शक्तिशाली बन गई हैं, केंद्र बहुत कमजोर बन गया है, केंद्र तथा इकाइयां दोनों बहुत शक्तिशाली हो गई हैं। सर किसी एक विकल्प के लिए करिए आप लोग तेजी से। चलें, तो इसमें जो है दोस्तों इस प्रश्न को आप लोगों को इसमें ए विकल्प का चुनाव करना पड़ेगा। केंद्र जो है वो अधिक शक्तिशाली हो गए। हालांकि भारत के संदर्भ में ही ये प्रश्न है, लेकिन अब विकल्प दे दिया है कि हाल के वर्षों में अधिकांश संघीय देशों में। तो अधिकांश संघीय देशों को यदि देखेंगे तो उसमें केंद्र को जो है वो, अभी कह रहे हैं सर इंग्लिश में मटेरियल मिल जाएगा क्या? जी रवि जी, इंग्लिश में मटेरियल मिल जाएगा जरूर आपको, लेकिन क्लास नोट्स नहीं मिल पाएगा। क्लास नोट्स, चूंकि जो क्लासेज चलती हैं टीजीटी पीजीटी के लिए
वो सारी क्लासेज हिंदी में होती हैं, इंग्लिश में क्लासेज होती नहीं है। इंग्लिश के कैंडिडेट बहुत ही गिने चुने एक आध लोग मिलते हैं कभी कभार, तो क्लास नोट्स तो नहीं मिल पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, हॉब्स के अनुसार राज्य में व्यक्ति के सब प्राकृतिक अधिकार हैं, राज्य में व्यक्ति के प्राण से संबंधित अधिकार हैं, अनुबंध के बाद व्यक्तियों को मार देने का अधिकार बना रहता है। चलिए, राज्य का स्थापना करने में व्यक्ति किन्हीं भी अधिकारों का समर्पण नहीं करते हैं। चलिए तेजी से उत्तर करिएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, जो लोग नहीं आए हैं उनको आप लोग फोन करके बुला दीजिए, यदि आपके पास कांटेक्ट हो तो। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है ऐसा कि जो लोग नहीं आए हैं उनको मैं बुला ले आऊं। तो आप आ गए हैं, आपने ही बहुत कृपा करी है मेरे ऊपर, और थोड़ी सी कृपा अपने ऊपर करिए, ध्यान से प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर करिए। कोई नहीं आएगा, किसी के नहीं आने से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने जो है अपने भविष्य के बारे में सोचना है अधिकतम। जो लोग अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। हो सकता है उनको क्लास में जो है वो मजा ना आ रहा हो, या क्लास उनको अच्छी ना लग रही हो। यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप बने रहिए। चलिए 28 नंबर प्रश्न के लिए उत्तर करिए आप सभी लोग। चलिए, तो राज्य में व्यक्ति के प्राण से संबंधित अधिकार हैं, जीवन की सुरक्षा से संबंधित अधिकार जो है वो राज्य में बने रहते हैं, हॉब्स महोदय का मानना है, सामाजिक समझौते के बाद भी। चलें आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी निरोध करते हैं क्योंकि, क्यों करते हैं? जी नहीं दोस्त, मैं सबके कमेंट को देखता रहता हूं, जहां जरूरी समझता हूं मैं आंसर जरूर करता हूं आप लोगों के कमेंट का। चलिए, दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आड़े आता है। वह जन विरोधी है, जनतंत्र विरोधी है, राज्य जन सेवा का निगम है। चारों में से किसी एक का चुनाव कर लीजिए, उत्तर करिए। परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी निरोध करते हैं या विरोध करते हैं, क्यों करते हैं का कारण आप लोगों को पहचानना है। चलिए, तो दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण है कि जितना राज्य संप्रभुता को जो है वो दोस्तों ये सभी में विभाजित करना चाहते हैं, सभी को जो है वो संप्रभु बनाने की बात करते हैं। समान रूप से सबको जो है वो संप्रभु, किसी एक व्यक्ति में या एक संस्था में जो है ये संप्रभुता के निवास का की बात नहीं करते हैं आपके बहुलवादी। आपका उत्तर जो होगा ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न यह है कि यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता आरोपित है किसमें? राष्ट्र में, निर्वाचक गण में, विधिक निर्माता निकाय में, विधि निर्माता निकाय और शासक दल में। चले, यदि संप्रभुता, यदि संविधान परम संप्रभु है, यदि संविधान को परम संप्रभु माना गया है, ऐसी स्थिति में तात्कालिक संप्रभुता किसमें आपको देखने को मिलती है? तो तात्कालिक संप्रभुता जो है दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपके विधि निर्माता निकाय यानी संसद में आपको तात्कालिक संप्रभुता देखने को मिलेगी। आपका उत्तर जो हो जाएगा इसमें किसके लिए हो जाएगा? विधि निर्माता निकाय के लिए। उत्तर आपका तीसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्वाचक गण में कौन सी संप्रभुता निवास करती है? एक बार तेजी से कमेंट करके बताएंगे। निर्वाचक गण या जनता में किस तरह की संप्रभुता निवास करती है? तेजी से कमेंट करके बताइए। राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राज्य अपने में एक साधन है, राज्य साध्य का एक साधन है, राज्य साधन और साध्य दोनों है, राज्य न साधन है न साध्य है।
चलें तेजी से उत्तर करेंगे। चलिए बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया उत्तर आ गया है। समा परवीन जी का, अफसाना जी का, संतोष जी का, लोकप्रिय संप्रभुता के लिए किट्टू जी का, बिल्कुल सुनील जी का। जितने सारे लोग जो है लोकप्रिय संप्रभुता की बात कर रहे हैं, जनता में जो संप्रभुता निवास करती है उसे लोकप्रिय संप्रभुता या जन संप्रभुता के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो इसमें जो है दोस्तों, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कोई भी शर्त नहीं दिया गया है, किसी के अनुसार नहीं पूछा गया है, न उदारवादी न व्यक्तिवादी। तो आपको जो है इसमें राज्य को साधन और साध्य दोनों मानना पड़ेगा। आपका उत्तर जो होगा सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे होंगे। राज्य साधन और साध्य दोनों है, किसी किसी संप्रदाय विशेष के आधार पर नहीं पूछा गया है, जनरल प्रश्न पूछा गया है। और जनरल प्रश्न में जब कोई शर्त ना लगाई गई हो तो आप लोग जो है सी विकल्प का चुनाव करिएगा, दोनों। जी बिल्कुल, न उदारवादियों के, न व्यक्तिवादियों, न आदर्शवादियों, न फांसीवादियों, किसी वाद के अनुसार नहीं पूछा गया है, सामान्य प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला दिया है, समानता के उदारवादी विचार में विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? आपके समानता के उदारवादी विचारधारा के अनुसार पूछा गया है भैया, कानूनी समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता। तेजी से किसी एक का चुनाव कर लीजिए, तेजी से उत्तर करिएगा। सुनील जी कह रहे हैं एक क्लास में बी को बताया गया था। भैया अब मैं नहीं बता सकता, क्योंकि किसी के अनुसार नहीं पूछा गया है। यदि किसी के अनुसार पूछा गया होता तो अब किसी ने बता दिया है तो उसके लिए दोस्त क्षमा चाहता हूं, आप उनसे एक बार क्लियर कर लीजिएगा जिन्होंने भी बताया हो। लेकिन जब किसी के अनुसार ना पूछा जाए तो आप लोग साधन और साध्य दोनों को मानेंगे, सबसे बढ़िया होता है। चलिए, समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता जो है वो अनुरूप नहीं है? चलिए, आर्थिक समानता को आप लोगों को चुनना होगा। आर्थिक समानता जो होती है अनुरूप नहीं होती है। उत्तर आपका जो होगा डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आर्थिक समानता की बात कौन करता है? आर्थिक समानता की बात सब जो है वो आदर्शवादी करते हैं। तो उत्तर आपका जो होगा वो डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है नियंत्रण का अभाव, कुछ भी करने की छूट, विधि का अभाव, करने योग्य काम करने की क्षमता। जी, समाजवादी बेसिकली संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण चाहते हैं, आर्थिक क्रियाओं पे राज्य का नियंत्रण, समानता स्थापित करने के लिए। और मार्क्सवादी डायरेक्ट की बात करते हैं कि जो है सभी में जो है वो आर्थिक समानता होनी चाहिए। मार्क्सवादी राज्य का विरोध करते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है, वो राज्य को स्वीकार ही नहीं करते। तो ग्रीन के अनुसार बताना है भैया, तेजी से उत्तर करेंगे 33 नंबर प्रश्न के लिए। तो ग्रीन महोदय जो है करने योग्य कार्य की स्वतंत्रता की बात करते हैं कि जो करने योग्य है उसको करने दिया जाए, उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और यह करने योग्य का आधार क्या है, किस आधार पर इसका निर्णय किया जाएगा कि काम करने लायक है या नहीं है, उस आधार के लिए आप लोग कमेंट करेंगे तेजी से। क्या आधार है ग्रीन का, किस आधार पर किसी कार्य को करने योग्य अथवा न करने योग्य मानते हैं ग्रीन? तेजी से उत्तर करिए। स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि इस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। निम्नलिखित में से कौन सा वाद इस वक्तव्य को मानता है? चलें तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। किसका मानना है भैया?
जी बिल्कुल, चलिए नैतिकता को आधार माना था उन्होंने। हो गया, आपके प्रश्न का सही जो मैंने आपसे पूछा था आप लोगों ने उत्तर दे दिया। चलिए, तो इसमें आपसे जो है दोस्तों स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो, या आपके उदारवाद के विचार को जो है वो प्रकट करता है। जो लोग इसमें ए विकल्प की बात करेंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा ए विकल्प के लिए। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में 3 ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से मिलते हैं, चौथा कौन सा है जो इन तीनों से अलग है? उदारवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद और समाजवाद। तेजी से किसी एक का चुनाव इसमें से जो है उत्तर कर लीजिए। चले बिल्कुल, तो जो लोग इसमें समाजवाद की बात करेंगे उन सभी का उत्तर जो है होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि समाजवादी जो है वो केंद्रीय नियंत्रण की बात करते हैं। बाकी उदारवादी, बहुलवादी और व्यक्तिवादी जो है दोस्तों इससे अलग है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि 3 ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, चौथा कौन सा इससे अलग है? आपका उदारवाद, व्यक्तिवाद और जो है दोस्तों बहुलवाद एक से मिलती जुलती विचारधारा है, जबकि समाजवाद जो है दोस्तों इनसे भिन्न है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। किस आधार पे भिन्न है, एक बार तेजी से कमेंट करके बताइए। हालांकि बता ही दिया, चलिए कोई बात नहीं। पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है। यह मत किसका है या विचार किसका है? तेजी से उत्तर करेंगे। पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है। चलिए, तो पुरुष के लिए युद्ध और स्त्री के लिए मातृत्व एक जैसा है, ये मुसोलिनी का विचार था। जो लोग इसमें दूसरे विकल्प का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है, भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सी समिति सबसे महत्वपूर्ण है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति या अधीनस्थ विधायन की समिति? चारों में से एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिएगा। चलिए भैया, 37 नंबर प्रश्न के लिए उत्तर आप लोगों का आना शुरू हो गया है। अच्छा, अभी किसी का नहीं, अभी आप लोग जो है वो 36 नंबर पे। जी बिल्कुल, समाजवाद जो है वो केंद्रीय नियंत्रण की बात करता है, उत्पादन और उत्पादन के साधनों पे। चलें, तो जो लोग इसमें लोक लेखा समिति की बात करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति में जो है कुल कितने सदस्य होते हैं, एक बार तेजी से कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। संसद की संप्रभुता, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन या बहुमत का शासन? तेजी से किसी एक विकल्प के लिए उत्तर करिए। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण। 38 नंबर प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे। चलिए, तो जो लोग इसमें कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को स्वीकार कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जो होती है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरे विकल्प के लिए। लोकसभा के उत्तरदायित्व का सिद्धांत आप सभी लोगों ने पढ़ा है। चलिए, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। आप लोगों का उत्तर आ रहा है 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में कहा था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत में कोई सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता है? चारों में से एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करिएगा। 39 नंबर प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे आप सभी लोग।
भारत का उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में यह कहा था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांतों को नहीं बदला जा सकता है? चलेंगे। अब इस प्रश्न को आप लोग जो है भैया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में मूल संरचना की अवधारणा दी गई थी कि संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे संविधान की भावना जो हो या जो संविधान की मूल भावना है वो नष्ट हो जाए। पहली बार जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांतों को नहीं बदला जा सकता है, इस पे फैसला आया था आपके गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। तो जो लोग इसमें सी विकल्प का चुनाव करेंगे उनका उत्तर सही हो जाएगा। आप लोग इसमें सी विकल्प के साथ जाएंगे। गोलकनाथवाद में जो है मूल अधिकारों के सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता 368 के तहत, इस बात का उल्लेख किया गया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है वो मूल ढांचे के सिद्धांत से संबंधित है, मूल अधिकार से नहीं, सिर्फ मूल अधिकार से नहीं। चलिए, कौटिल्य विरचित अर्थशास्त्र का संबंध दर्शन शास्त्र से है, अर्थशास्त्र से है, राजनीति विज्ञान से है या इतिहास से है? तेजी से उत्तर करेंगे इसमें से किसी एक प्रश्न का। चलें तेजी से उत्तर करिए। तो भैया जो लोग इसमें तीसरे विकल्प की बात कर रहे होंगे राजनीति विज्ञान से, उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था किसने? सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा कहा था? आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे। अब आप लोगों का ध्यान जो है वो बातचीत करने में ज्यादा है, चलिए कोई बात नहीं, तो उसका भी उपाय मेरे पास है। जो लोग रविन्द्रनाथ ठाकुर का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा जो है वो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था किस स्थान पे? आपको दिया है रंगून, टोक्यो, पेकिंग और सिंगापुर। चारों में से किसी एक का चुनाव कर लीजिए। तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा, संभव हो सके तो ईयर बता दीजिए कि किस ईयर में जो है इन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। चलें, तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में सिंगापुर के लिए सही हो जाएगा। ईयर आप लोग तेजी से कमेंट करके बताएंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है मतदाता, संविधान, संसद एवं राज्य विधानसभा। चारों में से किसी एक को चुनिए। तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलें, तो भारत में राजनीतिक शक्ति आपसे पूछा गया है। राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत जो है वो मतदाता या जनता है। उत्तर आपका जो होगा इसमें ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को जो है वो शक्ति मिलती है किससे? मतदाताओं के द्वारा। उत्तर आपका इस प्रश्न में जो सही होगा वो हो जाएगा ए विकल्प के लिए, पहले विकल्प के लिए। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? 41वां, 42वां, 43वां और 44वां दिया हुआ है। चलें, 1939 के लिए उत्तर आ रहा है आप लोगों का। चलिए भैया उत्तर करिए, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो आप सभी को पता है दोस्तों। तो जो लोग इसमें 42वें संविधान संशोधन की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो जोड़ा गया है। आगे बढ़ेंगे।
भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? टोटल आप लोगों को बताना है दोस्तों। संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की संख्या 5, 6, 7 और 8। एक बार मैं आप लोगों को रटवा चुका हूं कई बार। समा परवीन जी, क्लास 10:30 बजे तक। चलिए, तो 6 प्रकार के जो है वो मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। उत्तर आपका जो होगा वो दूसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपना पद छोड़ना चाहते हैं तो वो किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र लिखेंगे? अब यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए पूछ दिया गया है भैया। तो एक बार आपको मैंने अध्यक्ष के लिए, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है, उपाध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्ष को संबोधित करके अपना देता है। राष्ट्रपति की यदि हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति महोदय जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करके जो है अपना त्याग पत्र देते हैं, और उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र देते हैं। जहां कहीं भी उप वाला जो पद होता है वहां पे एक दूसरे को ये लोग देते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, राष्ट्रपति का रिक्त पद अवश्य पूरित कर लिया जाना चाहिए। कितने दिन के अंदर जो है वो राष्ट्रपति के पद को भर लेना है? आप लोगों को बताना है, 1 माह के भीतर, 3 माह के भीतर, 6 माह के भीतर या 1 वर्ष के भीतर। यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारण से खाली हो जाता है तो उसे अधिकतम मनोज जी, अभी फिलहाल हिस्ट्री की क्लास नहीं हो रही है। चलें, तो अधिकतम 6 माह के भीतर जो है वो 6 माह से अधिक राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता। यदि 6 माह में जो है 6 माह के अंदर जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्यता है, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है दिया है कि कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? तो आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु क्या है? तो आप सभी को पता है कि लोकसभा की जो सदस्यता की आयु है वही आपके प्रधानमंत्री के की आयु होती है, क्योंकि लोकसभा का सदस्य ही सामान्यतः जो होता है वो प्रधानमंत्री के पद पे पहुंचता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा का ही व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, राज्यसभा से भी लोग जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष की है। यदि आप 25 वर्ष की आयु को पूरा कर चुके हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ लीजिए। यदि लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा जो है आप नेता के रूप में चुने जाते हैं तो आपको जो है वो प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा 25 साल की उम्र में। अगला प्रश्न दिया है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है पंचायत राज्य की स्थापना, राज्यों के पक्ष में अधिक आर्थिक विकेंद्रीकरण, नौकरशाही संरचना में शक्ति का विकेंद्रीकरण, सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का बंटवारा। तेजी से उत्तर करेंगे। आप लोगों को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए उत्तर देना है इस प्रश्न में। चलिए भैया, तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना जो है वो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत जो है मानी जाती है। तो जो लोग आपका उत्तर जो है ए विकल्प की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा ए विकल्प के साथ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो आपको दिया है, प्राचीन भारत के राज्य व्यवस्था में, प्राचीन भारत के राज्य व्यवस्था के 7 तत्वों में सम्मिलित था। आपको श्रेष्ठीन, सेवक, संधि और अमात्य दिया हुआ है, चारों में से किसी एक को चुनना है। 7 तत्वों की सप्तांग सिद्धांत जो है उसमें से आपको चुनना है कि कौन सा एक इसमें से शामिल था, श्रेष्ठीन, सेवक, संधि और अमात्य। चलें, तो जो लोग इसमें अमात्य का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके कौटिल्य महोदय ने जो है वो सप्तांग सिद्धांत दिया था प्राचीन भारत के राज्य व्यवस्था
को यानी प्राचीन भारत की व्यवस्था को संचालित करने के लिए राज्य के 7 अंगों की बात इन्होंने की थी। उन 7 अंगों के माध्यम से ही जो है वो शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता था। उसमें जो है अमात्य आपको देखने को मिल जाएगा। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है धर्म की राजनीति से पृथकता, धार्मिक स्वतंत्रता, राज्य का कोई धर्म न होना या धार्मिक समानता। जी, अमात्य का मतलब जो होता है वो मिनिस्टर या मंत्री होता है। बिल्कुल। तो भैया तेजी से उत्तर करिए इस प्रश्न में, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहा जाता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसे राज्यों को कहा जाता है जिनका जो कोई राज्य का जब कोई धर्म नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में या ऐसे राज्य को हम जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्यों में सरकारें जो होती हैं वो धार्मिक कार्यों में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करती हैं। उनका कोई राज्य का कोई जो है वो धार्मिक धर्म नहीं होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, राज्य का कोई धर्म न होना धर्मनिरपेक्षता का आशय है। अगला प्रश्न आपके लिए है कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों में मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है? राज्यों में और मतों के आधार पर पूछा गया है भैया, तेजी से उत्तर करेंगे। जी नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, मॉडल पेपर है। कम से कम कितने राज्यों से मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है भैया? तो ध्यान रखिएगा, 4 राज्यों में जो है आपको, तो जो लोग इसमें 4 राज्यों की बात कर रहे हैं, बी विकल्प की बात कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया है, चलिए, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? केंद्र और राज्यों के बीच, जी बिल्कुल, 4 राज्यों में कम से कम 6%, जी 6% मत की आवश्यकता होती है। चलिए भैया तेजी से उत्तर करिए, केंद्र राज्य संबंध या केंद्र राज्य के बीच जो है वो शक्तियों का बंटवारा। चलें, तो आप सभी को पता होगा 7वीं अनुसूची का विषय है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच जो है वो शक्तियों का बंटवारा किया गया है। उत्तर आपका जो होगा वो दूसरे विकल्प के लिए सही होगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करके कितनी निश्चित की गई है? आप लोगों को बताना है भैया। आपको 15, 34, 28 और 17 दिया है मुख्य न्यायाधीश को लेके। हर तरीके के प्रश्न कराता रहता हूं दोस्त आप लोगों के लिए। अब हर रोज ऐसे नए प्रश्नों को, क्लासेस की संख्या तो एक बार देख लीजिए, 356 क्लास मैंने आप लोगों को करा दी है। तो हर रोज अब नया प्रश्न ले आ पाना मेरे लिए भी संभव नहीं है। चलिए भैया, तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा है? मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करके। तो वर्तमान में जो है आपके सर्वोच्च न्यायालय के की जो संख्या है वो आपका 33 + 1 है, यानी 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 34। तो जो लोग बी विकल्प की बात करेंगे उत्तर उनका सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायत की अवधारणा निहित है? आप लोगों को बताना है पंचायत की अवधारणा जो है वो किस भाग में है। प्रस्तावना में, मूल कर्तव्य में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में या प्रथम अनुसूची में? तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। तो आप सभी ने जो है, यदि
अनुच्छेद 40 को पढ़ा हो तो अनुच्छेद 40 में जो है वो पंचायत की बात की गई है, और अनुच्छेद 40 जो है किसका भाग है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का। उत्तर तीसरे विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको भारत को संघात्मक बताया गया है, ऑस्ट्रेलिया को भी संघात्मक, अमेरिका को भी संघात्मक और ब्रिटेन को भी संघात्मक। तो इसमें से कौन सा संघात्मक नहीं है आपको चुनना है तेजी से। कोई एक होगा जो इसमें से संघात्मक नहीं होगा। चलें, तो ब्रिटेन को आप लोग चुन लीजिएगा, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो संघात्मक व्यवस्था नहीं, ब्रिटेन में जो है एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है। ब्रिटेन में जो है वो आपकी एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है, संघात्मक व्यवस्था नहीं पाई जाती है। चलें आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया है। प्रजातांत्रिक समाजवाद के लिए आप लोग उत्तर करेंगे तेजी से। कार्ल मार्क्स, राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू और राजा राम मोहन राय। प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था। चलें तेजी से उत्तर करेंगे। चलिए, तो प्रजातांत्रिक समाजवाद पूछे तो आप नेहरू का चुनाव करिएगा, वैज्ञानिक समाजवाद पूछे तो कार्ल मार्क्स का चुनाव करिएगा। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना जो है, ये अवधारणा को आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। उत्तर आपका जो होगा वो सी विकल्प के लिए सही होगा, जो लोग इसमें सी विकल्प की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी दलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है। लोकतंत्र की सफलता के लिए एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय या दल विहीन, चारों में से एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करिए। चलें, चलिए, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है द्विदलीय व्यवस्था जो है वो सबसे अधिक सफल होती है, क्योंकि द्विदलीय व्यवस्था में आपको जो है अपना विकल्प चुनने का भी आपके पास मौका रहता है, कि आप जो है अपना एक के बाद जो है वो दूसरे में परिवर्तन भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें स्थायित्व की भावना होती है, लोकतंत्र में स्थायित्व देखने को मिलता है। बार बार जो है ना ही इसमें गठबंधन की सरकार बनने की संभावना होती है और ना ही बीच में सरकार बार बार गिरती है इसमें। जबकि बहुदलीय व्यवस्था में जो है वो सरकार बार बार गिरने का डर रहता है, गठबंधन की सरकार बनने का खतरा होता है। ऐसी स्थिति में जो है लोकतंत्र के लिए द्विदलीय व्यवस्था सबसे उपयुक्त माना गया है। अगला प्रश्न आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय स्थित है। अब ये आप लोगों के लिए जो है ये प्राइमरी वाला प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय आपसे पूछा गया, भैया तेजी से उत्तर कर दीजिए। तो अब इसमें रुकूंगा नहीं, न्यूयॉर्क में आपका जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है वो सचिवालय स्थापित किया गया है। उत्तर आपका दूसरे विकल्प के लिए सही होगा। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 51 से 56, 57 से 52, 52 से 57 या आपके 56 से 61। चलें तेजी से उत्तर करिएगा। चलिए, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चली थी। आप सभी का उत्तर जो होगा ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग इसमें ए विकल्प की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, मंडल आयोग गठित किया गया था। मंडल आयोग का गठन कब हुआ है? 1953, 1982, 1980 और या 1979। तेजी से किसी एक विकल्प को चुन लीजिए और उत्तर कर दीजिए।
चलें चलें तो मंडल आयोग जो है दोस्तों आपके 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में जो है इसका गठन किया गया था। तो जो लोग इसमें चौथे विकल्प का चुनाव करेंगे उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोग चौथे विकल्प के साथ जाइएगा। अगला प्रश्न दिया है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, गृह मंत्री या राष्ट्रपति, किसके द्वारा की जाती है? अच्छा जी, समझ ही नींद आ रही है तो बस सेशन खत्म ही होने वाला है। एक प्रश्न और बचा होगा, 65 प्रश्न रहते हैं सेशन में। संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति आपसे पूछी जा रही है। चलें तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके राष्ट्रपति के द्वारा जो है दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति होती है। चौथा विकल्प आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य विवेकी, शांति प्रिय और सामाजिक था, यह किसका कहना था? तेजी से उत्तर करिए। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य विवेकी, शांति प्रिय और सामाजिक था, किसने कहा है? चलें तो जो लोग इसमें लॉक महोदय का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। लॉक महोदय का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जो है वो विवेकशील प्राणी था, शांति प्रिय था और एक सामाजिक व्यक्ति था। तो इसमें जो है आप लोग लॉक का चुनाव करेंगे, उत्तर आपका चौथे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा जो लोग लॉक के साथ जाएंगे। अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलें तो आज का जो है सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। आज के लिए जिन सब प्रश्नों का आप लोगों के लिए मैंने चुनाव किया था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन जो है वो पसंद आया होगा। अब जो है दोस्तों मैंने आपसे कहा है कि हम लोग सेशन की लास्ट में बात करेंगे, सेशन के लास्ट में, कि सेशन को किस तरीके से मॉडिफाई किया जाए। तो थोड़ा बहुत जो है वो सेशन में परिवर्तन मैं करूँगा। हाँ, बस ये है कि आपके इस सेशन को मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आपका ये सेशन एज इट इज चलता रहेगा। इसमें थोड़ा बहुत कुछ इनोवेशन करने के बारे में मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी एक ही पैटर्न पे हम लोग जो है चलते चलते एक साल से लगातार हम लोग एक साल से अधिक हम लोगों को समय हो गया है, लेकिन टोटल क्लास जो अभी तक हुई है आप लोगों के टीजीटी पीजीटी के लिए वो 356 क्लास हुई है। तो अब कुछ इसमें परिवर्तन करने की थोड़ी बहुत आवश्यकता है। इस पे विचार विमर्श करके एक ड्राफ्ट बना के और उसके बाद आप लोगों से डिस्कस करते हैं। ऐसे अभी हवा में डिस्कस करेंगे तो सब लोग अपना अपना जो है आप लोग विचार व्यक्त करेंगे, कोई किसी बात के लिए समर्थन करेगा, कोई कुछ चाहेगा। बाकी आप लोग यदि जो कुछ भी चाहते हैं आप लोग मुझे अपना ओपिनियन आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं। 7007701847 मेरा नंबर है, आप सभी लोगों को पता है, स्क्रीन पे नीचे आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। एक बार फिर से बोल देता हूँ, 7007701847। इस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आप लोग इसमें इस सेशन में और क्या चाहते हैं। मेरे पास विकल्प है दो तीन विकल्प है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। विकल्प ये है कि आप लोगों के टीजीटी पीजीटी के लिए कोई एक और सब्जेक्ट इसमें ऐड कर दूं, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया या आपका ज्योग्राफी हो गया। या मेरे पास एक और विकल्प है कि आप लोगों के पीसीएस का एग्जाम यदि आप लोग देना चाह रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने पीसीएस का भी फॉर्म भरा होगा, तो 2 दिन में आप लोगों के पीसीएस के लिए जो है वो जीएस का सेशन करा दूं, जिससे साथ में आप लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते रहें, लेकिन आप लोगों का ऐसा ना हो कि जीएस आप लोगों का कमजोर हो जाए। तो जीएस पे हम लोग जो है जीएस को इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसमें से जो भी आप लोग चाहते हो, सब्जेक्ट को कोई टीजीटी पीजीटी के शामिल करना चाहते हो या आप लोग जीएस पे जो है वो जीएस को शामिल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग मुझे मैसेज करेंगे, फिर हम उस पर विचार करेंगे।
कि क्या करना है। बाकी आप लोग जो है बिल्कुल भी ना सेशन को शेयर करते हैं, ना आप लोग वीडियो को बहुत जितने सारे लोग वीडियो को विजिट करते हैं उसके 10 से 15% लोग जो है वीडियो को लाइक करते हैं। तो अब मुझे थोड़ा सा नए लोगों की ज़रूरत भी है, क्योंकि आप लोगों के भरोसे मेरा क्या होगा। आप लोगों के भरोसे मैंने आप लोगों को 350 से ऊपर क्लास करा दी, और आप लोगों की संख्या जो रहती है वो 50 से 60 के आसपास रहती है। तो मैं तो मैंने आप लोगों से जो कमिटमेंट किया था, या जो मैंने आप लोगों को वायदा किया था कि आप लोगों के एग्ज़ाम तक आप लोगों के पूरे सिलेबस को कम से कम 2-3 बार मैं रिवाइज कराऊंगा, वो तो मैंने करा दिया है, आगे भी कराऊंगा। अभी मेरा कमिटमेंट आपके एग्ज़ाम तक है। लेकिन आप लोगों ने मेरा कितना सहयोग किया है, आप लोग खुद से जो है एक बार सोचिएगा। तो अब मुझे अपने लिए नए सारथी को ढूंढना पड़ेगा, कुछ नए सारथियों को ढूंढूंगा, हो सकता है वो मेरा सहयोग करें। तो कुछ